नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी मंत्रा पर। दोस्तों, करंट अफेयर्स फिर से जान लेंगे हम लोग और आज का पढ़ लेंगे क्या करंट अफेयर्स है। मुख्य खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहले एक बेहतरीन क्विट्स के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। क्विट्स क्या है फटाफट से देख लेते हैं। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान को देखता है। चलिए फटाफट से पहले प्रश्न की ओर आते हैं। देश के पहले प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? देश के पहले नेशनल हार्ट फेल्योर बायो बैंक NHFB का उद्घाटन कहां पर किया गया है? पहला ऑप्शन दे रहा है चंडीगढ़, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है तिरुवनंतपुरम और चौथा है हैदराबाद। प्रश्न पूछा जा रहा है नेशनल हार्ट फेल्योर बायो बैंक मतलब जिन लोगों का हार्ट फेल हो जाता है उनके लिए क्या स्थापित किया जा रहा है? बायो बैंक, हार्ट फेल्योर बायो बैंक। तो उनके लिए क्या स्टार्ट किया जा रहा है? एक बैंक शुरू किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। जल्दी से इसकी व्याख्या की ओर बढ़ लेते हैं। फटाफट से देख लेते हैं क्या है इसका व्याख्या। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SCTI MST तिरुवनंतपुरम कहां पर है? ये केरल में पहले नेशनल हार्ट फेल्योर बैंक का उद्घाटन किया जा रहा है। ये कॉलेज का नाम है। कॉलेज कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहां पर है? केरल में। फटाफट से जान लेते हैं केरल के बारे में। केरल के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो राजधानी केरल की कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इसके कौन से राज्यपाल हैं? आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और राजधानी कौन सी हो जाती है? तिरुवनंतपुरम। किसकी है? केरल की। पहला प्रश्न हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर जल्दी से देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न, किस विश्व चैंपियन को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है? मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष। तो आप लोग देख सकते हैं भाई ये कौन है? ये है हमारी, चलिए आपसे पूछता हूं। पहला ऑप्शन है द्युति चंद, दूसरा है गीता फोगट, तीसरा है लवलीना बोरेनहेन, चौथी है MC मैरी कॉम। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैरी कॉम। हम मैरी कॉम ने क्या बन गई है? ये एक अध्यक्ष बन गई है। किसकी बन गई है? चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति की। फटाफट से इसकी व्याख्या की ओर बढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। और जल्दी से देख लेते हैं इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं। तो कौन कौन से मिले हैं? अर्जुन पुरस्कार मिला है इनको 2003 में और पद्मश्री मिला है 2006 में। इसी प्रकार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है 2009 में। जल्दी से मैं पूछना चाहता हूं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या परिवर्तन कर दिया है? क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद। ऐसे ही धीरे धीरे चीजों को ध्यान उठाता रहूंगा और मेजर ध्यानचंद बना दिया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को। और चौथा है पद्म भूषण 2013 में। मतलब अर्जुन मिलता है 2003 में, पद्मश्री मिल जाता है 2006 में, राजीव गांधी मिल जाता है 2009 में और पद्म भूषण मिल जाता है 2013 में। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के बारे में। जब हम लोगों ने सम्मानों के बारे में पढ़ा है तो क्यों ना हम लोग मुक्केबाजी संघ के बारे में भी पढ़ लें। तो मुक्केबाजी संघ की स्थापना होती है 1946 में, मतलब स्वतंत्रता से एक साल पहले 1946 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है मुक्केबाजी, मतलब मुक्केबाजी हम लोग 1946 टिक कर देंगे। अध्यक्ष हैं इसके उमर क्रेमलोव। उमर क्रेमलोव कौन है? इसके अध्यक्ष हैं। और मुख्यालय कहां पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में। और स्थापना कब होती है? 1946 में, आजादी से एक वर्ष पूर्व। कौन सी आजादी? तो 1947 वाली। ये तो पता ही होगा भाई आपको कब हुआ था भारत आजाद? 15 अगस्त को। इसका मतलब आने वाला है। चलिए अब बढ़ लेते हैं हम लोग आगे। वैसे एक बात बताऊं, इस बार हम लोग अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। किसका? स्वतंत्रता का। चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है? प्रश्न पूछा जा रहा है भारत का पहला
पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण जोन कौन सा बन गया है? पहला ऑप्शन है पूर्वी मध्य रेलवे, दूसरा है दक्षिण मध्य रेलवे, तीसरा है उत्तर मध्य रेलवे और चौथा है पश्चिम मध्य रेलवे। तो उत्तर मैं बता देता हूं दोस्तों, कौन सा बनेगा भाई? हम लोग तो पश्चिम को बहुत प्यार करते हैं, तो पश्चिम मध्य रेलवे बन जाएगा भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे। चलिए उसकी व्याख्या की ओर बढ़ लेते हैं। तो व्याख्या क्या कहती है, जल्दी से देख लेते हैं। हाल ही में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के विद्युतीकरण के साथ पश्चिम मध्य रेलवे भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है। मतलब ये वाला क्षेत्र है कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के विद्युतीकरण, मतलब इसका विद्युतीकरण किया गया है। तो किसका हो गया? मध्य रेलवे भारत का पहला, और ये बन गया पश्चिम मध्य रेलवे भारत का पहला विद्युतीकरण रेलवे जोन। ज्ञातव्य है कि रेल मंत्रालय का ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क को 100% विद्युतीकरण करने का उद्देश्य दिसंबर 2023 तक का है। देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? 2023 तक क्या होगा? 2023 तक ब्रॉडगेज रेलवे, मतलब बड़े स्तर पर जो रेलवे लाइन फैली हुई हैं उनका 100% क्या हो जाएगा? विद्युतीकरण। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। 10 अगस्त 2021 को किस राज्य में उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च हुआ है? किस राज्य में हुआ है 2.0? उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च की गई है। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है गुजरात। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। 4 ऑप्शन जल्दी से फटाफट से देख लीजिए। आप बताइए मुझे, पीएम की ये योजना उज्ज्वला 2.0 क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसको क्या हो गया है, अब ये दूसरी बार फिर से लागू की गई है। मतलब पहली बार ये बहुत सक्सेसफुल रही, इसीलिए 2.0 अब शुरू की गई है। चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं आपको। उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश से ये योजना फिर शुरू की गई है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महुआ जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 वर्जन लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री 2.0 ये वर्ष कौन सी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का 2.0 वर्जन लॉन्च किया है। कब, कहां से किया है? उत्तर प्रदेश के महुआ जिले से, ठीक है ना। और ये उज्ज्वला योजना किससे स्टार्ट की गई थी? उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना जो फर्स्ट शुरू की गई थी वो की गई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, ठीक है ना। कहां से शुरू की गई थी? बलिया उत्तर प्रदेश से। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है भारत में निर्धन परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना। मतलब जो गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब की कैटेगरी में आती हैं, उन लोगों को क्या करना है? निर्धन परिवारों की, उनको एलपीजी गैस कनेक्शन मुफ्त में प्रदान करना है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अगला फैक्ट। ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के पहले चरण का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के बलिया से किया था। देखिए आ गया ना, उत्तर प्रदेश के बलिया से। कब शुरू की गई थी? 2016 में। 2016 में कब शुरू की गई थी? 1 मई को। इस प्रकार हम लोगों ने ये भी पूरा कर लिया है। अब बढ़ लेते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है? तो आगे है अगला प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। संपूर्ण विश्व में 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रश्न पूछा जा रहा है 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। देखिए भाई, अब दिवस जो हैं बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं दिवसों से संबंधित, और दिवस पूछे भी जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा दिवस। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, फटाफट से उत्तर बता दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस मनाया जा रहा है कब? 10 अगस्त को। तो 10 अगस्त को बायोफ्यूल दिवस मनाया जा रहा है। जल्दी से इसकी व्याख्या की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं।
व्याख्या क्या कहती है? 10 अगस्त को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व जैव ईंधन दिवस भी कहा जाता है। क्या नाम कहा जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस भी कहा जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जैविक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। भाई कोई भी दिवस कब मनाया जाता है? उस दिवस की महत्ता को साबित करने के लिए, उस दिवस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए, जिससे कि क्या हो, लोग इसके प्रति अवेयर हों, लोग इसके प्रति जागरूक हों और क्या करें, उसका अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो अब देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 11 अगस्त 2008 को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को मंजूरी दी जा चुकी है। 2008 में जैव ईंधन नीति आई थी, ये बात बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। कब आई थी? 2008 में। कौन सी आई थी? जैव ईंधन नीति। कौन सी आई थी? अंतर्राष्ट्रीय नहीं, यहां राष्ट्रीय नीति आई थी। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भाई ये पूछ रहा है समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में, तो आप बताइए ना। ये है भाई ये प्रश्न। चलिए मैं आपसे एक और पूछता हूं, हो सकता है थोड़ा सा अलग हो। प्रश्न ये है कि महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय, चलिए अभी बताऊंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। पहला ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, दूसरा है एमसी मैरी कॉम, तीसरा है बजरंग पुनिया, चौथा है मरियप्पन थंगावेलु। तो भाई आप लोग देख रहे होंगे ये है बजरंगबली के भक्त, क्या नाम है? बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया इसका उत्तर है। कौन है समापन समारोह के ध्वजवाहक? बजरंग पुनिया जी। चलिए भाई इससे संबंधित एक बहुत बड़ा कथन आप लोगों को सुनाता हूं, बहुत अच्छी स्टोरी है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के जो रथवाहक थे वो कौन थे? वो थे मुरली मनोहर यानी कि कृष्ण भगवान। लेकिन वो एक विजय पताका लहरा रही थी उनके किस पर? उनका जो रथ था उस पर। उस विजय पताका पर कौन बैठे हुए थे? कौन बैठे हुए थे? जल्दी से बता दीजिए। वो बैठे हुए थे बजरंगबली। बजरंगबली, इसको ऐसे ही याद कर लेना। हनुमान जी बैठे थे उस विजय पताका के ऊपर। तो जब ध्वजवाहक कौन थे ये पूछा जा रहा है तो आप उत्तर क्या लगाएंगे? बजरंग पुनिया। चलिए बहुत अच्छी स्टोरी थी, आप भी जान लीजिए। प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुका है। चलिए फटाफट से 8 अगस्त 2021 को टोक्यो जापान के नेशनल स्टेडियम में ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। कौन थे? बजरंग पुनिया थे। 17 दिन तक चले ओलंपिक का शुभारंभ 23 जुलाई 2021 को किया गया था। इसका उद्घाटन कब किया गया था? 23 जुलाई 2021 को। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण था। मतलब 31 संस्करण इससे पहले आयोजित हो चुके हैं। ये कौन सा था? 32वें नंबर का। इस समापन समारोह का विषय था दुनिया हम साझा करते हैं। क्या थीम थी इसकी? दुनिया हम साझा करते हैं। फटाफट से देख लेते हैं। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ 48वें स्थान पर रहा है। देखिए भाई 48वें स्थान पर भारत इस बार रहा है। कौन से में? ये है टोक्यो ओलंपिक 2020 टोक्यो। इसमें कितने नंबर पर रहा है भारत? 48वें स्थान पर। क्या क्या जीता है? 1 स्वर्ण जीता है, 2 रजत जीता है, 4 कांस्य जीता है। मतलब 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक। चलिए फटाफट से आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 7वां प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। हाल ही में CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? CR राव प्रश्न स्वर्ण पदक पुरस्कार की बात कर रहा है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है जगदीश मुखी और सी रंगराजन और अमृत सेन। जगदीश मुखी और अमृत सेन और रघुराम राजन। इन 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं ABCD। तो इसका उत्तर हो जाएगा जगदीश मुखी और सी रंगराजन। भाई ये दोनों ही मेरे को तो अर्थशास्त्री नजर आते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग। हाल ही में अर्थशास्त्री, देखिए आ गया ना, अर्थशास्त्री हैं जगदीश भगवती और सी रंगराजन चक्रवर्ती रंगराजन। मतलब सी रंगराजन का नाम क्या है पूरा? चक्रवर्ती रंगराजन। चक्रवर्ती रंगराजन को प्रोफेसर CR राव
स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोनों ही अर्थशास्त्री हैं। यह पुरस्कार इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया गया है। क्या नाम है? इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार साल में दो साल में एक बार भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र में उसके योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार कब दिया जाता है? 2 साल में एक बार। चलिए, इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी, इसकी स्थापना होती है 1960 में। अध्यक्ष हैं VR पंचमुखी जी इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना होती है 1960 में। तो इस प्रकार हम लोगों का 7वां प्रश्न भी हल हो जाता है। अब बढ़ लेते हैं आगे नए प्रश्न की ओर। तो नया प्रश्न क्या है? नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? मोबाइल रोबोट कब भेजे जाने की घोषणा की है? तो ये किसने घोषणा की है? फटाफट से देख लेते हैं। ये घोषणा की है चंद्रमा पर नासा के द्वारा। नासा कहाँ की एजेंसी है? नासा एजेंसी है भाई अमेरिका की। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। 2021 में, 2022 में, 2023 में और 2024 में कब भेजे जाने की घोषणा की है? तो 2023 मेरे को बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2023। इसका उत्तर फटाफट से देख लेते हैं। व्याख्या बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। चलिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, देखो भाई पता नहीं कैसे ये सही हो रहे हैं। अंतरिक्ष एजेंसी है, क्या नाम है? अमेरिका की। नाम क्या है? नासा। इसने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। बात हो रही है मोबाइल रोबोट की, ध्यान रखिएगा, मोबाइल रोबोट है ये। और इस मिशन को नासा ने वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर वाइपर नाम दिया है। क्या नाम है? वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर नाम दिया है। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। किस किस की चीज की खोज करेगा? मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ व अन्य संसाधनों की खोज करेगा। तो कौन भेजेगा? ये नासा भेजेगा। कब भेजेगा? 2023 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है जल्दी से देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है भाई, सेकंड लास्ट कहते हैं 9वें को। चलिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का पहला वाटर प्लस घोषित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। तो भाई MP से पूछा जा रहा है प्रश्न, तो ये इंपोर्टेंट होना जायज है। तो किस शहर में पहला वाटर प्लस घोषित किया गया है? प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है ग्वालियर, चौथा है जबलपुर। उत्तर मैं आप लोगों से लूंगा। उत्तर है ये भाई हमारा इंदौर। तो इंदौर हो जाएगा इसका उत्तर। पहला वाटर प्लस घोषित किया गया है इंदौर को, पहला सिटी है ये। जल्दी से फटाफट से इसकी व्याख्या की ओर बढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल घोषणा की थी कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। क्या किया गया है? पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। अभी तक मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर को 4 बार पुरस्कार मिल चुका है। किस बात का? फर्स्ट नंबर पर रहने का। मतलब 4 बार देश में स्वच्छता में लगातार बाजी मार रहा है। क्या नाम है? इंदौर। फटाफट से अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? प्रश्न जल्दी से आप देख रहे होंगे, इस लड़के को तो आप देख ही रहे होंगे और नाम भी आप लोग परिचित हो चुके होंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है किस दिवस को जेवलिन थ्रो दिवस के नाम से जाना जाएगा? तो पहला ऑप्शन है 12 मार्च, दूसरा है 7 अगस्त, तीसरा है 20 अप्रैल, चौथा है 15 जनवरी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये नाम है नीरज चोपड़ा। इन्होंने क्या किया है? हाल ही में क्या किया है? टोक्यो ओलंपिक में सोना जीत के लाया है भाई। जब लड़का ही सोना है तो सोना तो जीत के लाएगा ना। चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या है इसकी व्याख्या। तो व्याख्या है इसकी, भारतीय एथलेटिक महासंघ समिति ने फैसला किया है कि देश में हर साल
7 अगस्त को जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। और क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 7 अगस्त के दिन ही इस बंदे ने भारत के लिए सोना जीता था, इसलिए इसको 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। यह ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में, ध्यान रखिएगा भाई, एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक कह रहा है। तो कल मैंने आप लोगों को बता चुका हूं बाकी चीजों को। इस प्रकार हम लोगों का आज का जो करंट अफेयर्स है वो समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।